ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम लोग एक नई चीज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे अभी तक हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते रहते हैं, कहां कहां हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी क्या क्या मीनिंग होती है, हम लोग आज ये देखने वाले हैं। और ये देखने के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टोरेज क्लास का सी लैंग्वेज में, वो हम लोग स्टोरेज क्लास भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी तक हम लोग किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा लिखता रहा हूं मैं वॉइड मेन और यहां पे लिख दिया हमने इंटीजर आई और मेन को क्लोज करता हूं, ऐसा करता हूं कि नहीं, यहां पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस करली ब्रैकेट के अंदर है, इस करली ब्रैकेट के हम बाहर निकल जाएंगे, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। स्कोप क्या है पता है तुम लोगों को? दो टर्म पहले हमें जरा अच्छा समझ लेना चाहिए, एक है स्कोप और दूसरा है लाइफ। ये वेरिएबल्स के केस में दो टर्मिनोलॉजी समझने वाली है, एक स्कोप और दूसरा लाइफ। स्कोप का मतलब ये होता है कि एरिया से समझ लो कि ये कहां से कहां तक इनका, जैसे एक तुम समझ सकते हो जैसे कि थाने बने हुए हैं यहां पे, जैसे यहां ये थाना है अपना मुंशीगंज, इसके आगे फिर धम्मौर थाना है, तो जो यहां के हेड है थाने के, एसओ बोला जाता है उनको, या जो भी हेड है इस थाने का, उसका स्कोप यानी क्षेत्राधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं कहां तक है, जहां तक वो धम्मौर का थाना स्टार्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप। वो दरोगा रहेंगे उस जिले में भी जाके, लेकिन उनका स्कोप नहीं रहेगा, वहां पे दूसरे थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो उस थाने के दरोगा हैं उनकी बात सुनी जाएगी या उनके पास लोग रिपोर्ट लिखवाने आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। और लाइफ तो लाइफ है, लाइफ तो समझते ही हो, कब तक, जैसे वो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चल रहा है तो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल कब तक जिंदा रहेगा। ठीक है ना, अभी हम लोग ये एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले स्कोप बताना इसलिए जरूरी था कि स्कोप थोड़ा समझ में आ जाए। स्कोप का मतलब लाइफ से नहीं है, कोई वेरिएबल हो सकता है उसकी लाइफ बची हो बट अभी वो उसका स्कोप नहीं चल रहा। जैसे दरोगा जी मुंशीगंज थाने के उठ के धम्मौर थाने में जाते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी लाइफ खत्म हो गई, उनका केवल लाइफ तो अभी भी चल रही है, वो केवल उस थाने में गए हैं, लाइफ अभी भी उनकी चल रही है बट स्कोप अभी उनका खत्म है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उस थाने के थानेदार की बात सुनी जाएगी। ठीक है ना, अच्छा सही वर्ड अब निकला मेरे मुंह से, थानेदार। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना एग्जाम्पल, तो वो मैं जल्दी में भूल जा रहा था कि क्या बोलूं, इस मतलब एसओ बोल रहा था कभी और कोई थाने का प्रमुख, थानेदार वर्ड होता है। ठीक है ना, हाँ, तो इस थाने के थानेदार का स्कोप अगले थाने में नहीं है बट लाइफ फिर भी है। ये हम लोग अभी एग्जाम्पल से देखेंगे लाइफ और स्कोप क्या होता है। तो जैसे जब भी किसी ब्लॉक के अंदर, इसको एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होकर और बंद होने तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और इसका स्कोप केवल इस ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, कभी कभी कहीं तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत, या मैंने भी एक दो बार ऐसे किया है बट मैंने बोला था कि अभी करो मत, जब मैं बताऊंगा तब करना। कोई यहां पे लिख दे एक इंटीजर जे, ऐसा भी दिखा होगा, या कुछ फंक्शंस के प्रोटोटाइप सबसे बाहर दिए हैं, हर सारे फंक्शंस के बाहर जहां हेडर फाइल्स लगाते हो, हेडर फाइल्स के ठीक नीचे और मेन के ठीक ऊपर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं कभी? जब कभी भी ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ये क्या था? लोकल। ये लोकल, इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है, और ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, ग्लोबल वेरिएबल इसको बोलते हैं, और ये यहां पे डिक्लेयर करते हैं तो इस डिक्लेरेशन को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब क्या मीनिंग होता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि ये पूरा प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक किसी भी ब्लॉक में कहीं भी इस जे को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका जो लाइफ है हर जगह बना रहेगा और इसका स्कोप भी हर जगह बना रहेगा। जहां कहीं चाहे, जिस भी ब्लॉक के अंदर चाहे आप
वहां आप इस जे को यूज कर सकते हैं, पहचानने से मना नहीं करेगा। अदरवाइज जैसे हमने एक ये इंटीजर आई लिखा है यहां पे, और एक हम दूसरा इसी एक सम फंक्शन बना लें इसी प्रोग्राम में, और सम के अंदर हम प्रिंट एफ आई करवा दें, प्रिंट एफ %d, आई, ठीक है। और यहां पे सपोज करो आई का हमने 5 दे रखा है, तो क्या ये सम फंक्शन के अंदर हम आई अगर ऐसे प्रिंट कर लें तो क्या आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये आई जो है इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर हम जे प्रिंट करवाएं, मजेदार बात है, जे की वैल्यू अगर मान लो सपोज करो 2 दे दें हम, और इस वाले फंक्शन में जाके हम यहां पे जे प्रिंट करवाते हैं, तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम को स्लो कर देते हैं, अलग से स्टोर होते हैं। जब हम प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब जैसे अपना जो प्रोग्राम हम लोग 10, 20, 50 लाइन का लिखते हैं, इसकी बात नहीं है। जब बड़ा प्रोग्राम लिखा जाए, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, हालांकि सी में अब कम ही लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी भी ड्राइवर्स की प्रोग्रामिंग हो रही है, या बहुत सारे अभी भी काम सी लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसमें अगर बहुत ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, तो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल अलग से स्टोर होते हैं, अलग से स्टोर होते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए एक बार अलग मेमोरी एक्सेस की जरूरत होती है। अभी इतना आप लोगों को नहीं पता है फर्स्ट ईयर में इस लेवल में मेमोरी एक्सेस का क्या मतलब होता है, आगे सीओ या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो अलग से मेमोरी एक्सेस करना होता है, तो वो प्रोग्राम को थोड़ा स्लो बना देते हैं, स्लो कर देते हैं। इसीलिए जब तक जरूरी ना हो तब तक हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, हम लोग लोकल ही लोकल रखते हैं। लेकिन जहां कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे कि बिना ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए काम हमारा चलने वाला नहीं है, तो वहां ग्लोबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। आप समझ गए कि दो तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर, एक जो ग्लोबल वेरिएबल कहां डिक्लेयर होंगे, हर फंक्शन के बाहर। ठीक है, तुम ऐसे समझो कि हेडर फाइल के ठीक नीचे तुम्हें डिक्लेयर करना है। ठीक, और लोकल वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जहां आपको उस वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल कहां कहां डिक्लेयर हो सकते हैं, ये भी थोड़ा बात हम कर लें। कहां कहां वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल कहां कहां डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है कि उस वेरिएबल के पहले उसका टाइप लगा के जो लिखते हैं वो डिक्लेरेशन होता है। तो कहां कहां हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में 3 जगह हम वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला, ये ग्लोबल सारे फंक्शंस के बाहर, नंबर 1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, आउटसाइड ऑल फंक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ठीक, दूसरा, इनसाइड अ फंक्शन या इनसाइड अ ब्लॉक, किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर, इनसाइड अ ब्लॉक, फंक्शन ही क्या, इनसाइड अ ब्लॉक बोलो। ठीक, इनसाइड अ ब्लॉक। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल। ठीक, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, याद है 2 तरीके के पैरामीटर हमने बताए थे, एक एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कौन से थे, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते समय जो पैरामीटर हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल। ये वो जगह है, यहां फंक्शन के पैरामीटर के अंदर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर 2 वेरिएबल, अगर हमें 2 वैल्यूज पास करनी है तो इंटीजर a, इंटीजर b, ऐसा हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इवन आप मेन में भी ये जो इंटीजर i हमने लिखा है, अगर आपका मन हो तो आप i यहां ना डिक्लेयर करके कहां डिक्लेयर कर लो, यहां डिक्लेयर कर लो, करके देख लेना चलता है या नहीं चलता है या क्या बताता है। ठीक है ना, करके देखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। ठीक, ये तो बात होगी। अब जरा लाइफ और स्कोप को थाना और थानेदार की हेल्प से तो हम लोग समझ ही लिए। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम लोग समझते हैं कि लाइफ चलते हुए भी स्कोप खत्म हो सकती है, और मतलब एक्चुअल में डिफरेंस क्या है लाइफ और स्कोप में। ठीक है, ठीक, जैसे ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तुम लोग बताओ इसका क्या आउटपुट होगा।
हमने लिखा है void main integer I equals to 5 और एक हमने ले लिया सपोज करो इंटीजर j इक्वल्स टू 1 और हमने यहां पे एक कंडीशन लगा दी है इफ j और अंदर हमने लिख दिया है इंटीजर I इक्वल्स टू 20 printf %d कॉमा I और बाहर आके हम प्रिंट कर दें printf %d कॉमा I। चलो बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों? इफ हाँ कंडीशन दिया तो है, ये कंडीशन है। अरे मैंने बता रखा है पहले ही आप लोगों को कि सी में कोई भी जीरो को हम लोग बोलते हैं फॉल्स और कोई भी नॉन जीरो जो होता है वो क्या होता है? ट्रू। इफ के अंदर यहां कंडीशन नहीं लिखा जाता है, इफ के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट होता है तो ट्रू, अगर फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो फॉल्स। तो j इक्वल्स टू 1 है तो j एक ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है? j ट्रू वैल्यू है तो इफ कंडीशन ट्रू है। तो ये मतलब वो इशू नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। और कोई इशू लग रहा है? और किसी को कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही है? क्या एल्स? आई 2 बार प्रिंट करवा रहे हैं। अरे तो ये जो इफ के लिए एल्स यूज करना जरूरी थोड़े है। अगर कोई एल्स यूज कर रहे हो, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है लग रहा है। इफ का बेटा समझ लो, अगर तुम इफ यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि एल्स यूज करो। इफ यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि एल्स यूज करना। अगर एल्स होगा तो हम यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बारिश होगी तो हम छाता लेके जाएंगे, ठीक है ना। इफ देयर विल बी अ रेन वी मूव विद अम्ब्रेला, ठीक है ना। अगर बारिश होगी तो हम छाता लेके जाएंगे। इफ कंडीशन लगा दी, अगर बारिश होगी तो छाता लेके जाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। अब अगर कहना है तो कहो कि अगर बारिश होगी तो छाता लेके जाएंगे, नहीं होगी तो बाइक से जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी वाली कंडीशन लगाओ, एल्स तुम लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एल्स तुम तभी लिखोगे प्रोग्राम में जब वहां पे कोई इफ एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमेशा इफ के लिए एल्स लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी कोई गड़बड़ी नहीं। मैंने तो तमाम प्रोग्राम करवाए हैं ऐसे जिसमें केवल इफ लगाया है, तो वो यहां पे आके वो कंफ्यूजन मुझे थोड़ा, मतलब ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है क्या? आई हाँ गुड। ये बोल रहा है कि ऐसे सर जब हम लोग रन कराते हैं प्रोग्राम तो मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ आई ऐसे करके एरर आती है ना, सिंटैक्स एरर है। वो बोलने लगता है कि एक ही वेरिएबल को आप 2 बार डिक्लेयर करें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मैं बता रहा था क्या, मैंने बोला फंक्शन नहीं ब्लॉक। हमने एक अलग ब्लॉक बना रखा है, ये ब्लॉक, ठीक है ना। ये थाने के थानेदार वाली बात हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा सब एरिया है, ठीक है ना। देखो ये आई अलग है और ये आई अलग है, ठीक। तो ये भी सही है। और यहां पे इस आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? इसकी वैल्यू 20 प्रिंट होगी और बाहर आके 5 प्रिंट होगी एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो इस आई की लाइफ कहां से कहां तक है? ये जो आई है ये इस मेन का लोकल वेरिएबल है कि नहीं है? तो मेन फंक्शन यहां से यहां तक है, यानी इस आई की लाइफ तो यहां से यहां तक है। लेकिन इस सिचुएशन में इस आई का स्कोप यहां नहीं रहा। स्कोप किस आई का है? इसका है। मतलब एक लोकल वेरिएबल यहां दूसरा प्रेजेंट है, इसलिए हम इस आई की चर्चा नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं लाइफ। और अब मुझे लग रहा है लाइफ और स्कोप ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है ना। लाइफ चलती रहेगी तब भी हो सकता है स्कोप उसका ना हो, ठीक है ना। ऐसा तो बहुत बार होता है, बोला होगा तुम्हें भी किसी ने कि जाओ बीटेक करो बहुत स्कोप है, ठीक है। लाइफ तो चलती रहेगी। हो सकता है कि कई लोगों का होता भी है कि बीटेक करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं।
मतलब इंजीनियरिंग वाला स्कोप उनके लिए नहीं रह जाता, बट लाइफ चलते रहती है। एकदम ठीक स्टोरी यहां भी है। तो लाइफ और स्कोप में आप किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। फंक्शन वेरिएबल कितनी जगह डिक्लेयर करते हैं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 जगह हमने बता ही दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या आप देखने वाले हैं, लाइफ स्कोप देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं स्टोरेज क्लास। सी में 4 स्टोरेज क्लास हैं, और स्टोरेज क्लास किस बेसिस पे बनी है, जैसे किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग, तुम लोग अभी फंक्शन छोड़ दो, वेरिएबल ही समझो, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग 4 चीजें देखते हैं। 4 वो जरूरी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि वो वेरिएबल जो है मेमोरी में स्टोर कहां हो रहा है। कहां कहां कोई वेरिएबल स्टोर हो सकता है? 2 जगह पे स्टोर हो सकता है। एक तो मेमोरी, मैंने बताया है कि जब भी कंप्यूटर के केस में अगर हम बोलें कभी मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब कौन सी मेमोरी समझोगे? प्राइमरी मेमोरी, रैम, ठीक है ना। और दूसरी लोकेशन है वो है रजिस्टर, मतलब वेरिएबल या तो मेमोरी में रैम में स्टोर हो सकता है या तो रजिस्टर, और रजिस्टर भी बोलने से अच्छा वर्ड है क्या? सीपीयू रजिस्टर। तो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी में स्टोर हो रहा है या सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है। मतलब डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब ये है, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप एक दिन मैंने समझाया था कि अगर आप किसी फंक्शन के पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं लगा रहे हो तो वो क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। तो उसी तरीके से अगर हम अभी तक ये देखते रहे हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं इंटीजर आई लिख के और नीचे प्रिंट करवा लूं इस आई की वैल्यू %d लगा के, तो क्या बोलता हूं कि गार्बेज प्रिंट करेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि गार्बेज प्रिंट करेगा? तो हर बारी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये चीज बदल भी जाएगी समय के साथ, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, कि मतलब जब आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है और फिर भी कोई उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है। जब आप यहां कुछ भी नहीं लिखते हो, केवल इंटीजर आई लिखते हो, तो इस केस में हमेशा गार्बेज रहती है। क्या रहती है? गार्बेज रहती है। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में किस केस में क्या होगा, ठीक है। और अगला है स्कोप, कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का स्कोप क्या है। और अगला है कि उस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, कहां से कहां तक वो वेरिएबल लाइव रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग 4 चीजें देखते हैं, कहां स्टोर हो रहा है, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, उस वेरिएबल का स्कोप क्या है और उसका लाइफ क्या है। इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे 4 स्टोरेज क्लास बनी है, ठीक है ना। इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे 4 स्टोरेज क्लास हैं सी में। एक स्टोरेज क्लास है, उसका नाम है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है ना। स्टोरेज क्लास मैंने बार बार लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसके लिए कीवर्ड के सेक्शन में जाके एक बार देख लो, ये सारे वर्ड ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर, ये कीवर्ड्स में है कि नहीं है? अगर देखा हो ध्यान से, जो 32 कीवर्ड्स बताए हैं मैंने, उन सारे कीवर्ड्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिक के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा है? ऑटो। और स्टैटिक के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो क्या है? स्टैटिक। एक्सटर्नल के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो क्या है? एक्सटर्न। और रजिस्टर के लिए जो यूज होता है वो रजिस्टर। एक बात और बता दे रहा हूं, इन तीनों ही केस में, ये जो पहले 3 केस हैं इसलिए मैंने रजिस्टर को बाद में लिखा, ये जो 3 केस हैं, इन तीनों ही केस में वेरिएबल स्टोर कहां होगा? मेमोरी में होगा। रजिस्टर में केवल रजिस्टर स्टोरेज, हम लोग रजिस्टर स्टोरेज क्लास लगाते ही इसलिए हैं जब हमें उस वेरिएबल को हमेशा सीपीयू रजिस्टर में स्टोर कराना है, ठीक है। तो रजिस्टर में स्टोर तभी होगा जब स्टोरेज क्लास उसका क्या रहेगा? रजिस्टर, ठीक है। किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे कैसे, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालो तुम लोग, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। अच्छा, कुछ इस लेक्चर में कुछ लिख नहीं रहे थे ना, तो ऐसे बता दूं, बाद में लिख लोगे क्या? हाँ ठीक है, चलो तो लिखो मत फिर, क्योंकि बीच में कंफ्यूज है। पहला है ऑटोमेटिक, इससे मुझे बार बार वो बोल के जो रिपीट करवाना पड़ता है लिखवाने में, वो भी नहीं करना पड़ेगा। चलो बढ़िया है।
चलो ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक के लिए कीवर्ड तो अब बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा कीवर्ड यूज होगा? ऑटो। इसका स्टोरेज कहां पे होगा? मेमोरी में। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी? गार्बेज होगी, अनप्रिडिक्टेबल या गार्बेज। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होगी। ठीक है, गार्बेज या उसको अनप्रिडिक्टेबल भी हम लोग बोलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि गार्बेज का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। तो जो ऑटोमेटिक का डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होता है वो क्या होता है? गार्बेज। इसका स्कोप क्या होता है? कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएबल अगर तुम बना रहे हो प्रोग्राम में तो उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक होता है जिस ब्लॉक में वो डिक्लेयर होता है। जिस ब्लॉक में वो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसी ब्लॉक में उसका स्कोप होता है। और लाइफ, जब तक हम लोग उस ब्लॉक में रहते हैं जिस ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तब तक उसकी लाइफ रहती है। ठीक है, अब एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अभी तक हम लोग जितने भी वेरिएबल यूज करते थे उनके पहले ऑटोमेटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है ना, कहीं नहीं किया। हम तो केवल इंटीजर आई लिखते हैं, तो वो सारे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही थे। अभी तक हम लोग जितने वेरिएबल यूज करते रहे या जिस भी आधार पे हम पढ़ते रहे वो सारा बेसिस ऑटोमेटिक का ही है। ऑटोमेटिक किसी वेरिएबल के पहले ऑटोमेटिक लिखो या ना लिखो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑटोमेटिक ही होता है। अभी तक जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते आए थे, जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते आए थे वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं void main। कैसे लिखा जाता है? ये जो स्टोरेज क्लास है उस वेरिएबल की वो उसके डेटा टाइप के ठीक पहले लगाते हैं। जैसे अगर तुम्हें एक ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऑटो इंटीजर टाइप का, ऑटो इंटीजर आई। ठीक है, तुमने लिखा ऑटो इंटीजर आई, तो इसका वही मतलब है जो अभी तक इंटीजर आई लिखते आ रहे थे। ठीक है ना। अब ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसका स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटोमेटिक है। ठीक, प्रिंट अगर हम इतना लिख के और प्रिंट करवा लें, प्रिंट एफ %d, आई, तो क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू? हमने कुछ इनिशियलाइज तो किया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? गार्बेज या अनप्रिडिक्टेबल। ठीक, तो ऐसे हम लोग ऑटोमेटिक कीवर्ड को यूज करते हैं। ऑटो इंटीजर आई लिखा है तो उसका ये मीनिंग है। अब अगर हम ऑटो वर्ड को मिटा भी दें, ऑटो को अगर हम मिटा भी दें तब भी इस प्रोग्राम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बता ही रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो कैसा होता है? ऑटोमेटिक ही होता है। ठीक है, तो ये था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अगला हम लोग देखते हैं अब स्टैटिक, ये वाला स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, स्टैटिक के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं ये तो मैं बता ही चुका हूं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के लिए डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना। स्टोरेज, स्टैटिक का स्टोरेज कहां होगा? ये स्टोरेज मेमोरी में, ये मैंने बता दी ना। इन तीन का स्टोरेज कहां होता है? मेमोरी में। रजिस्टर में सिर्फ रजिस्टर स्टोरेज क्लास वाले ही होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए कीवर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? स्टैटिक। इसका डिफॉल्ट इसका स्टोरेज कहां होगा? मेमोरी में। इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया है और उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0 स्टैटिक के केस में। ठीक है, और इसका स्कोप क्या होता है? हमने बोला था ना कि 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड हम लोग ये पढ़ रहे हैं। जो भी स्टोरेज क्लास पढ़ रहे हैं, किसी वेरिएबल के लिए 4 चीजें हमें जरूरी होती हैं। तो हर स्टोरेज क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो पर्टिकुलर 4 चीजों में से कौन सी क्या है। इसका स्कोप जो होता है, जिस ब्लॉक में ये डिफाइन है उसी ब्लॉक तक लोकल रहता है। ठीक है,
स्टैटिक कीवर्ड का स्कोप जिस ब्लॉक में ये डिफाइन है उसी ब्लॉक तक रहता है, ठीक है, उस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं रहता है, ठीक। और उसके बाद आ गई लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक के केस में और सबसे मजेदार, ठीक है। इसकी लाइफ जो है जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद भी रहती है, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग आम जिंदगी में, कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे कि 8 साल के बच्चे को पुनर्जन्म, पिछले जन्म की बातें याद आई। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ा होगा ना अखबारों में। तो ये स्टैटिक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस बच्चे को क्या बोलेंगे अगर प्रोग्रामिंग के टर्म में बोले तो? वो स्टैटिक है, मतलब वो जन्म तो नया ले लिया है लेकिन उसको याद पिछले जन्म की बातें हैं, समझ रहे हो ना। तो जो भी पुरानी वैल्यू होगी वो परसिस्ट करेगी स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से, ठीक है ना। स्टैटिक में तुम लोग पुनर्जन्म वाला याद रखना कि एक लाइफ खत्म हो गई एक बार, लेकिन अभी भी उसको पिछली वाली वैल्यू याद है क्योंकि वो स्टैटिक है। ये समझ लो, पुनर्जन्म वाली पूरी स्टोरी जो है अपनी बना लेना। इसको हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जांपल से, मैंने तुम लोगों को फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, उसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज उस टाइम पे हो रहा था, वहां पे मेरे एग्जांपल में जो था मैंने वो जानबूझ के तुम कंफ्यूज ना इसलिए तब मिटा दिया था। अब हम लोग उसको दोबारा से लिखते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके और तुम लोग बताओगे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहां गया वो एग्जाम्पल। गुड, ये छोटा सा प्रोग्राम है, तुम लोगों को शायद याद आ जाए, ये प्रोग्राम मैं करा चुका हूं पहले भी, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो मन ही मन कह रहे सर हमें कहां याद आएगा, आप भी कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ठीक है। चलो लिखते रहो, फिर से लिखते हैं। इंटीजर आई x इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, इंटीजर f इंटीजर, ये क्या है? ये लाइन जो लिखी है क्या है? ये हमने क्या लिखा है? इस f फंक्शन का प्रोटोटाइप, मतलब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और ये एक आर्गुमेंट लेगा किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है। x प्लस इक्वल्स टू f c प्लस 2 या 1 जो भी किया था, ठीक है ना। 2 लिख गया तो 2 ही मान लेंगे, ठीक है। अगर वहां पे 1 लिखा होगा पहले तो %d, x, ठीक। ये हमने इस f फंक्शन को c की वैल्यू के लिए कॉल कर लिया है, ठीक है। बाहर आके हम लोग लिखते हैं इंटीजर f इंटीजर c, ठीक है। और यहां पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज करेंगे आज जाके, स्टैटिक इंटीजर y, ठीक है। y प्लस इक्वल्स टू c प्लस 1, ठीक है। और रिटर्न y की वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे एक मजेदार स्टोरी होगी, पुनर्जन्म वाली बात आएगी, ठीक है। सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है, बस सीधे आउटपुट पे आ जाए हम लोग। आउटपुट क्या क्या होगा? x की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। ये बार बार ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, f(c) के लिए कॉल किया है, c की वैल्यू कहीं चेंज हो नहीं रही है, बार बार ये फंक्शन f1 के लिए कॉल होता जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर भी आंसर हमारा बदलता जाएगा, क्यों? क्योंकि y का टाइप क्या है? स्टैटिक है, ठीक। तो i की वैल्यू 0 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, x प्लस इक्वल्स टू f
सी, एफ सी जैसे लिखा, F1 कॉल हुआ कि नहीं हुआ, F1, सी में क्या आया यहाँ पे 1। स्टैटिक इंटीजर y लिखा है हमने, तो y की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या हुई, स्टैटिक लिखा है तो डिफॉल्ट कुछ दिया नहीं है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, अभी बताया ना कि स्टैटिक कीवर्ड लगाओ तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। तो स्टैटिक इंटीजर y की वैल्यू है 0, y इक्वल्स टू y प्लस, यानी कि 0 प्लस सी में क्या रिसीव हुआ है 1 प्लस 1, और ये रिटर्न y, यानी कि क्या रिटर्न होगा 2, यहां पर रिटर्न हुआ 2। y की वैल्यू भूल ना जाना, y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू अब हमें काम आने वाली है, y की वैल्यू 2 है और 2 ही यहां रिटर्न हुआ है। x प्लस यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, पहली बार में हो गई 5। i 0 से बढ़ के कितना हुआ 1, 0 से बढ़ के 1 हुआ, तो अभी भी कंडीशन ये ट्रू है, अंदर आए हम लोग, ठीक है, अंदर आए x प्लस इक्वल्स टू एफ सी प्लस 2, यानी कि F1 के लिए कॉल हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा x की वैल्यू बदल चुकी है, ये तो पता है ना x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, तो जो भी हम यहां करेंगे वो क्या करेंगे 5 प्लस, अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है, एफ सी, F1 के लिए कॉल हुआ, सी में क्या आया 1 आया, स्टैटिक इंटीजर y है, तो y इक्वल्स टू y प्लस जब हम करेंगे तो क्या करें 0 प्लस करें क्या, नहीं 0 प्लस नहीं करके क्या करेंगे अब 2 प्लस करेंगे हम लोग। ये 2 कहां से आ गया, पिछली बार जब हम यहां छोड़ के गए थे तो y की क्या वैल्यू थी 2, तो चूंकि ये स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है y के पहले, यानी y एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, तो ये अपनी पुरानी वैल्यू को परसिस्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब पुरानी वैल्यू को रखा रहेगा, कंटेन करा रहेगा, ठीक है ना, भले ही ये फंक्शन एक बार खत्म हुआ तो इसकी लाइफ खत्म हो गई थी, फिर भी इसने अपनी वैल्यू को संभाल के रखा था, यही खासियत होती है स्टैटिक वेरिएबल की। तो अगली बार तुम लोग अगर कभी इस तरीके से आ जाता तो झटके में इसको अगर ध्यान नहीं दिया तो झटके में झटका लग जाता तुम्हें, ठीक है, गलत हो जाती वैल्यू। तो यहां क्या होगा 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, अरे 1 ही रिसीव हुआ प्लस 1 कितना हो गया 4, यानी कि अब y की वैल्यू दूसरी बार में कितनी हो गई 4, यहां क्या रिटर्न हुआ 4, 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि क्या हुआ 11 हुआ कि नहीं हुआ। अब जब तुम आओगे तो यहां किससे सम करोगे 4 की, तो ये सारा लफड़ा क्यों पुनर्जन्म की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भाई उसी टाइप का न्यूज़पेपर की कटिंग वाला आदमी है जिसको पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती हैं, इससे बच के रहने की। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ठीक है पूरी तरीके से, ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कुछ मायूस दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है ना ये अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम सब लोगों का अब अगला टास्क ये है कि अब मैं ये दो बार और लूप चलेगा ना आई की वैल्यू 2 और 3 के लिए, वो आंसर निकाल के सब लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना, आंसर जो भी आए, हाँ ठीक है तुम बहुत ज्ञानी हो, जो भी आंसर आ जाए वो वहां पे कमेंट कर देना कमेंट में, ठीक, समझ गए। अब मैं इसको बस करूं ना, स्टैटिक कीवर्ड का पूरा यूज तुम्हें समझ में आ गया, लाइफ स्कोप ये तो तुम समझ ही चुके हो। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज क्लास कौन सी देखते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, इसके लिए कीवर्ड क्या यूज होगा लिख ही दिया हमने एक्सटर्न, इसका भी स्टोरेज कहां होगा मेमोरी में होगा। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, एक्सटर्नल के केस में भी अगर एक्सटर्नल कीवर्ड यूज हुआ कभी भी, अच्छा एक चीज, हाँ ये कीवर्ड हैं स्टोरेज क्लास के, ये हमेशा डेटा टाइप के पहले आते हैं, जैसे अगर किसी को तुम्हें ऑटोमेटिक डिक्लेयर करना है तो ऑटो इंटीजर आई, ठीक है, और अगर तुम्हें स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखोगे स्टैटिक इंटीजर आई, जैसे अभी लिखा था। अगर तुम्हें एक्सटर्नल डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखोगे एक्सटर्न इंटीजर आई, और उसी तरीके से अगर तुम्हें रजिस्टर डिक्लेयर करना है तो ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, हाँ रजिस्टर इंटीजर आई। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली है, ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है,
ठीक है ना, एकदम प्रिसीड करता है अपने टाइप को, टाइप के जस्ट पहले, टाइप के जस्ट पहले। ठीक है, इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कितनी होती है? 0। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का क्या मतलब है? जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा? ये 0। ठीक है, और क्या चीज बची? इसका स्कोप जो होता है, स्कोप होता है ग्लोबल। जो हम लोग एक्सटर्न की बात कर रहे थे ना, एक्सटर्न पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसका स्कोप क्या होता है? ग्लोबल। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का स्कोप कितना होता है? ग्लोबल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी, वो प्रोग्राम मिटाना नहीं चाहिए था, अच्छा रहता अगर वो प्रोग्राम लिखा रहता तो। अगर किसी भी वेरिएबल को आपने एक्सटर्न कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया तो अब वो वेरिएबल कैसा बन चुका है? ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। यानी कि जो ग्लोबल सबसे ऊपर लिखते हो कुछ वैसा, यानी कि किसी भी ब्लॉक में कहीं भी यूज करो वो तुम्हें पहचानता रहेगा अपने आप को, वो वेरिएबल। वो ये नहीं बोलेगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। तो इसका स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल। ठीक है, और इसकी लाइफ, अगर स्कोप ग्लोबल हो गया तो उसकी लाइफ भी ग्लोबल हो गई, यानी कि जहां जब तक वो प्रोग्राम चलेगा तब तक उसकी लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट कौन सा स्टोरेज क्लास है? रजिस्टर। हाँ ठीक है, तुम लोग बहुत ही समझदार बच्चे हो, एक ही लेक्चर में सब निपटा दिया। रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ठीक, इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे हम लोग? रजिस्टर। ठीक है, इसका स्टोरेज, रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसका स्टोरेज क्या होगा? सीपीयू रजिस्टर। ये एक ही है जिसका अलग है, बाकी तीन का तो सेम ही है। ठीक है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होती है? गार्बेज होती है, गार्बेज या अनप्रिडिक्टेबल। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो ऑटो की होती है वही इसकी भी होती है, गार्बेज या अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, गार्बेज या अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, इसका स्कोप रजिस्टर स्टोरेज क्लास का स्कोप जिस ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर है उसी ब्लॉक तक रहता है, लोकल। यानी कि क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लोकल टू द ब्लॉक। जिस भी ब्लॉक में हमने डिक्लेयर किया है रजिस्टर वाले वेरिएबल को, केवल उसी ब्लॉक में इसका स्कोप रहेगा, उसके बाहर स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद लाइफ। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका स्कोप लोकल है तो इसकी लाइफ भी, जब तक हम लोग उसी ब्लॉक में रहेंगे जिस ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर है तब तक इसकी लाइफ चलती रहेगी, अदरवाइज इसकी लाइफ खत्म। तो कुल मिला के ये थे ऑटो रजिस्टर में। हाँ सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। हाँ बताओ। हाँ कर दो, कई सारे। अब इसमें भी एक बात, कई सारे जैसे टाइप्स जो हैं वो दूसरे डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर कैरेक्टर को तो, इंटीजर और कैरेक्टर को तो सभी करते हैं। ठीक है, इंटीजर और कैरेक्टर को सभी करते हैं। ठीक, अब एक चीज और है कि जब अगर तुमने कभी रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज की है, ठीक है ना, समझ लो ये पूछ रही है कि इसमें, अभी ये बता भी रही है कि इसमें और इसमें यही केवल डिफरेंस है। अगर अब सीपीयू रजिस्टर तो बहुत लिमिटेड रहते हैं, ये तो पता होगा, कम रहते हैं ना सीपीयू रजिस्टर लिमिटेड होते हैं। अगर आपने रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज की है और एक भी सीपीयू रजिस्टर फ्री नहीं है तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल एकदम ऑटोमेटिक की तरह बिहेव करेगा, जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और जो ऑटोमेटिक वेरिएबल का बिहेवियर होगा वही रजिस्टर वाले का भी बिहेवियर होगा। यानी इस केस में जब सीपीयू रजिस्टर फ्री नहीं है तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास भले ही तुमने यूज किया है लेकिन वो वेरिएबल बिहेव कैसे करेगा? ऑटोमेटिक की तरह करेगा, क्योंकि अभी अभी इन्होंने बताया कि सब कुछ तो सेम है, सब कुछ पहले से ही सेम है और स्टोर भी जाके हो गया कहां? मेमोरी में। तो इस सिचुएशन में रजिस्टर जो स्टोरेज क्लास है इसका बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक की तरह होगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी सवाल हो किसी का? हो गया? हाँ
हाँ, नहीं नहीं, जब अगर कहीं चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। ठीक, बढ़िया पूछा इसने। चलो अभी अभी समझ ही लो। जैसे अगर मैं कभी ये बोलूं कि चेंज कैसे हो गया, ये बोल रही है, जैसे हम एक एक्सटर्नल को मारो गोली, हमने एक इंटीजर i इक्वल्स टू 5 कर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मेन के बाहर, यानी कि क्या है, ये ग्लोबल है, वॉइड मेन हमने किया, ठीक है, और अंदर हमने i इक्वल्स टू कर दिया 20, ठीक है, और हम तुरंत प्रिंट करवा लेना है i की वैल्यू, प्रिंट है %d, i, ठीक। अब क्या i की वैल्यू प्रिंट करेगी, 5 करेगी कि 20 करेगी? 20 करेगी ना। देखो यहां हमने i को डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि i तो ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। i की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 20 प्रिंट होगी। जो सबसे रीसेंट वैल्यू होती है ना, सबसे रीसेंट वैल्यू को यूज करते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर तो फिर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते तो केवल i क्या लिखते? अरे इनिशियलाइज करने का मतलब ये कि हमने वैल्यू चेंज की, कोई हमने अभी भी इनिशियलाइज किया, मतलब किसी ऑपरेशन से, जैसे कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, किसी ऑपरेशन की वजह से वैल्यू चेंज हो जा रही हो, तो जो अपडेटेड वैल्यू होगी हमेशा वो प्रिंट करता है। ग्लोबल वेरिएबल में क्या है कि ग्लोबल में तुमने एक बार यहाँ 5 दे दिया, मान लो 10 फंक्शन तुमने यूज कर रहे हो, 10 फंक्शन यूज कर रहे हो, तो जिस फंक्शन में तुम i की वैल्यू चेंज कर रहे हो, उस ब्लॉक में तो वो चेंज वाली वैल्यू आएगी, और जिस ब्लॉक में तुम इस i की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, वहां पे ये जो ग्लोबल वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है ये आएगा। ठीक है, समझ गई? नहीं समझ पाई? और अगर ये स्टैटिक होता, अगर ये वेरिएबल स्टैटिक इंटीजर होता, स्टैटिक इंटीजर i, तो क्या होता, अब जहां जहां हम i की वैल्यू देंगे वहां वहां तो i की वैल्यू ले लेगा, जहां जहां कुछ वैल्यू नहीं देते वहां वहां क्या ले लेता? 0 ले लेता, क्योंकि डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू स्टैटिक के केस में क्या है? 0। तो जो हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं किसी वेरिएबल का, वो अपडेटेड वाली वैल्यू आने लगती है उस ब्लॉक में। ठीक, जैसे ये ब्लॉक खत्म, अगला ब्लॉक स्टार्ट होगा, तो वहां पे फिर से अगर वहां कोई चेंज नहीं हुआ है तो ग्लोबल हो लेंगे। ठीक है, चलो गुड। और किसी का कोई सवाल? क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, चलो तो स्टोरेज क्लास हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट था, काफी दिन से ड्यू था।